डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको थायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली थायरॉयड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आपको याद रखना चाहिए कि थायरॉयड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यह बॉडी का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। ऐसे तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर हम लोग कहते हैं, बट लीवर इज नॉट इंडोक्राइन। और इसका यदि वेट देखा जाए तो बहुत कम वेट का होता है। इट इज 5 to 9 ग्राम इन वेट, वजन बहुत कम है। और इसका ओरिजिन जो है इट इज इंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी एम्ब्रियोनिक जो लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, उसमें यह इंडोडर्म से बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब मैं आपको इसका पोजीशन बताता हूं कि इसका पोजीशन कहां होता है थायरॉयड ग्लैंड का। तो इसको हम लोग यदि वेंट्रल साइड से देखें तो इसमें आपको जो इसके अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पीछे साइड में रहता है। तो मैं पहले इसका वेंट्रल व्यू दिखाता हूं आपको कि सपोज दिस इज ट्रैकिया, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स में ये हो गया ट्रैकिया। बहुत आराम से समझना है, कोई कुछ भी नहीं है इसमें। अब यह बिल्कुल लोबुलर ग्लैंड है नहीं? इस तरह से यह ट्रैकिया के दोनों ओर एक एक ग्लैंड्स होते हैं, इस तरह से बिल्कुल इसी तरह छोटा छोटा फॉलिकल से बना होता है। और यह देखने में आपको इस साइड से, यानी कि वेंट्रल साइड से, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखेगा ये, इस तरह से। एंड बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द मस्कुलर फ्लैप, इसी तरह से यह दिखेगा। दिस इज कॉल्ड इस्थमस। तो यही इस्थमस जो है वो दोनों लोब को जोड़ता है। एंड दिस इज थायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड। एंड दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है। और इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल व्यू। यह वेंट्रल साइड से आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड नजर नहीं आएगा। यदि इसको हम डॉर्सल व्यू देखें, यानी पीछे से देखें, तो आपको इस तरह नजर आएगा। ये है, यानी इट इज बाइलोब, दो लोब का स्ट्रक्चर है। एंड बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ये हो गया लेफ्ट लोब, एंड दिस इज राइट लोब, और दोनों कनेक्टेड है इस्थमस, इस तरह से। और हर एक में आपको दो दो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स नजर आएंगे। ये है पैराथायरॉयड, जो कि ग्लैंड विद इन द ग्लैंड, यानी ग्लैंड के अंदर। ये थायरॉयड ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के अंदर आपको पैराथायरॉयड नजर आए। ये सब पैराथायरॉयड। तो एक ग्लैंड्स में, एक पैराथायरॉयड में, एक थायरॉयड ग्लैंड के अंदर दो पैराथायरॉयड ग्लैंड नजर आ रहा है, पैराथायरॉयड। तो इस तरह से ये हो गया डॉर्सल व्यू, जैसे डॉर्सल साइड से देखेंगे। अब हर एक थायरॉयड ग्लैंड जो होता है, ईच थायरॉयड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मेनी फॉलिकल। जैसे मैं बना दूं, ये है फॉलिकल। हर एक थायरॉयड ग्लैंड, इसके अंदर में ये फॉलिकल है, ये सब फॉलिकल है। पूरा थायरॉयड ग्लैंड ही फॉलिकल का बना होता है। और फॉलिकल के बेस में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सी सेल। ये है पैराफॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकल के बेस में होता है। इसको बोलते हैं फॉलिकल्स, और इसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल।
follicular cells. And the thyroid gland is richly supplied with the blood capillaries. इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरी, चूंकि हॉर्मोन्स क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. अब मैं यदि एक फॉलिक्यूल को निकाल लूँ, एक फॉलिक्यूल को यदि मैं निकाल लूँ, तो थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मेनी फॉलिक्यूल्स. ये फॉलिक्यूल एंड ईच फॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ आउटर पेरिटोनियम एंड इनर इपिथेलियम. ये इपिथेलियल है. एंड इट इनक्लोजिंग ए लुमेन, एंड दिस लुमेन इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड कॉल्ड कॉलॉइड. इसको कॉलॉइड बोलते हैं. और ये है फॉलिकुलर इपिथेलियम. इसको फॉलिकुलर सेल भी बोलिए. फॉलिकुलर सेल, आउटर पेरिटोनियम और इनर इपिथेलियम, एंड द इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल, और इट इज क्यूबॉइडल. यह क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल है. जैसा ये है इसी तरह दूसरा ये भी है. अब क्या देखा गया है कि एक थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिक्यूल होते हैं, बट एक्चुअली यू नो दैट द बॉडी रिक्वायर ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स. बॉडी को बहुत कम हॉर्मोन्स की जरूरत होती है टू मेंटेन द BMR. अपने सारे बॉडी का फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, उसमें हार्मोन्स की बहुत कम जरूरत होती है. तो इन ए थायराइड ग्लैंड ऑल द फॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्टिव एट ए टाइम. सारे फॉलिक्यूल्स एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं, यानी सारा फॉलिक्यूल्स एक बार में थायरॉक्सिन बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है. सम फॉलिक्यूल्स आर मे बी एक्टिव, सम मे बी इनएक्टिव. नॉट ओनली दैट, इन ए फॉलिक्यूल, एक फॉलिक्यूल में ऑल द फॉलिकुलर सेल्स आर ऑल्सो नॉट एक्टिव. एक फॉलिक्यूल के सारे फॉलिकुलर सेल भी एक्टिव नहीं होते हैं. इसमें से कुछ सेल एक्टिव होते हैं जो सिक्रेशन का काम करता है, और जो अभी फंक्शन में नहीं है वो इनएक्टिव होते हैं. और क्या है, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है? तो इन ये फॉलिक्यूल, एक फॉलिक्यूल को यदि देखें तो एक्टिव सेल्स आर लार्जर, एक्टिव सेल्स बड़ा होता है, एंड इनएक्टिव सेल्स आर स्मॉलर. ये इनएक्टिव सेल देख रहे हैं, दीज आर इनएक्टिव सेल, इनएक्टिव, एंड दीज आर एक्टिव सेल. तो एक्टिव सेल्स आर लार्जर एंड इनएक्टिव सेल्स आर स्मॉलर, and the cavity is filled with a fluid. This is called colloid, and actually colloid contains iodine and the amino acid tyrosine. तो ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड फॉलिक्यूल्स का बना होता है. अब मैं बताऊं कि ये थायराइड फॉलिक्यूल जो है वो दो तरह का हार्मोन्स निकालता है. और यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि दो फॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, पारा फॉलिकुलर सेल. तो इसका भी हम लोग आगे ख्याल रखेंगे. अब है क्या कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. जो फॉलिकुलर सेल यानी फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन. व्हाट आर दे? दे आर टेट्रा आयोडो thyronine, this is called T4, and triiodothyronine, that is called T3. अब ये T3 और T4 यह दो तरह का जो हार्मोन्स है, दोनों को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन. यही दोनों थायरॉक्सिन है जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स से ये सीक्रेट होता है. अब व्हाट डू मीन बाय T3 एंड T4, ये होता कैसे है? तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ. जैसे होता क्या है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है. इट रिक्वायर आयोडीन. और हम लोग जो आयोडीन खाते हैं एक्चुअली वो इनऑर्गेनिक आयोडीन है, दिस इज कॉल्ड आयोडाइड.
इसको आयोडाइड कहते हैं। ये आयोडाइड डायरेक्ट जो है बॉडी में आयोडीन के फॉर्म में ये नहीं कन्वर्ट, बाद में कन्वर्ट होता है। कैसे, वही मैं बता रहा हूं कि यह कैसे बनता है ये थायरॉक्सिन। तो हम लोग जो आयोडीन खाते हैं, आयोडाइड, जैसे आयोडाइड सॉल्ट, नमक खाते हैं लिखा रहता है ना आयोडाइड सॉल्ट, मतलब उसमें आयोडीन मिला हुआ है, लेकिन वो आयोडीन के फॉर्म में नहीं है, वो आयोडाइड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक आयोडाइड। अब सपोज दिस इज, यह एक फॉलिकुलर सेल, एक फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकल के अंदर जो सेल है यह एक फॉलिकुलर सेल है, मैं मान लिया। अब इसमें यह है ब्लड कैपिलरीज, चूंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ यह आयोडाइड आ गया, आयोडाइड। अभी मैं बायोसिंथेसिस की बात नहीं करता हूँ, हायर क्लास के लिए, अभी क्लास इंटरमीडिएट के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इंटर के लिए। ये है आयोडाइड, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड है। अब यह चला आया कहाँ, फॉलिकुलर सेल में। जैसे यह फॉलिकुलर सेल में आ गया, बहुत सारा आयोडाइड आ जाता है, और फिर यही आयोडाइड यह पास करके चलाता है ये कॉलवार्ड, दिस इज कॉलवार्ड, कॉलवार्ड। अब यह आयोडाइड जैसे ही कॉलवार्ड में आता है तो कॉलवार्ड में एक एंजाइम्स होता है पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज। यह एंजाइम्स क्या करता है, यह आयोडाइड को आयोडीन में बदल देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और आयोडीन में बदल देता है, यानी आयोडाइड गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, यह आयोडीन में बदल गया, ऑक्सीडाइज हो गया तो यह आयोडीन में बदल गया। अब इसी समय क्या है कि यही जो फॉलिकुलर सेल है, यह फॉलिकुलर सेल बनाता है एक प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन, इसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। एक्चुअली ये थायरोग्लोबुलिन क्या है कि यह एमिनो एसिड से बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टायरोसाइन। तो यह थायरोग्लोबुलिन बनता है यहाँ, ये इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है क्या, थायरोग्लोबुलिन। और यही थायरोग्लोबुलिन फिर गोल्गी बॉडी में आके पैकिंग होता है, और पैकिंग होकर के फिर लास्ट में यह भी चलाया कॉलवार्ड में, यह कॉलवार्ड में आ गया क्या, थायरोग्लोबुलिन। अब इसमें लगा रहता है यही टायरोसाइन, ये है टायरोसाइन, ये एमिनो एसिड्स, दिस आर द एमिनो एसिड्स, इसी से बना हुआ है थायरोग्लोबुलिन। अब यदि मैं एक टायरोसाइन की बात करूं तो एक टायरोसाइन इस तरह से होता है, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं जो कि कॉलवार्ड में पाया जाता है, बहुत सारा पाया जाता है। यह एमिनो एसिड्स है, CH2 CH COOH NH2 OH, दिस इज कॉल्ड टायरोसाइन, यह है टायरोसाइन, टायरोसाइन, दिस इज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और यही एमिनो एसिड्स बनाता है किसको, थायरोग्लोबुलिन, इसी से बनता है। अब इसमें जैसे मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो आयोडीन बना, आयोडाइड से जो आयोडीन बना, यह भी कॉलवार्ड में है, और थायरोग्लोबुलिन जो यहाँ आया, यानी कि टायरोसाइन, यह भी यहाँ पर है कॉलवार्ड में। तो टायरोसाइन से अब यह आयोडीन अटैच करेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक आयोडीन अटैच कर गया फर्स्ट कार्बन नंबर पर। अब नाउ दिस इज कॉल्ड मोनो आयोडो टायरोसाइन, मोनो आयोडो टायरोसाइन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे MIT, और इसी को बोलते हैं T1, मोनो आयोडो टायरोसाइन कॉल्ड T1। अब यदि दूसरा आयोडीन कार्बन नंबर 3 पर जुट गया, दिस इज कॉल्ड डाई आयोडो आयोडो टायरोसाइन, दिस इज कॉल्ड DIT, दिस इज कॉल्ड T2, ये हो गया डाई आयोडो टायरोसाइन। इसी तरह अब क्या है कि इसी में अब तीसरा नहीं जुटेगा, अब क्या होगा, दूसरा टायरोसाइन में अब जुटेगा किस तरह, सपोज दिस इज द डाई आयोडो टायरोसाइन, मान लीजिए ये है डाई आयोडो टायरोसाइन, ये हो गया OH। अब यहां पर ये इस पार्ट को इधर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, COOH CH है नहीं, CH2 और NH2, और यहां OH कर दिए, और ये है पहले से ही डाई आयोडो टायरोसाइन, ये डाई आयोडो टायरोसाइन है ये। अब इधर से एक मोनो आयोडो टायरोसाइन आ गया, ये आ गया मोनो आयोडो टायरोसाइन। अब यहां से H2O रिलीज कर दिया, और यहां पर एक ठो को ये जोड़ लिया था, बाकी ये स्ट्रक्चर आप इधर का स्ट्रक्चर यहां डाल देंगे।
एक ठो को जोड़ लिया तो ये हो गया मोनो आयोडोटारोसाइन और ये है डाई आयोडोटारोसाइन। अब दोनों जुट गया तो बन गया ट्राई आयोडोटारोसाइन। ट्राई आयोडो, इसको बोलते हैं थायरोलिन, है नहीं, ट्राई आयोडो थायरोनिन बोलते हैं, इसको टारोसाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये थायरोक्सिन बनाएगा तो थायरोनिन बोलिए। इसको बोलते हैं T3। ट्राई आयोडो टारोसाइन इज कॉल्ड ट्राई आयोडो थायरोनिन, दिस इज कॉल्ड T3। क्यों T3? क्योंकि इसमें 3 आयोडीन है, 1 2 3। तो आपको एक चीज याद रखना है कि एक टायरोसाइन में मैक्सिमम 2 ही आयोडीन अटैच करेगा, 3 नहीं करेगा। तो इस तरह से ये बना दिया T1 प्लस T2 बना दिया T3, जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। थायरोनिन, दिस इज कॉल्ड TIT। T3। अब 2 ठो T2 जुड़ जाएगा, T2 प्लस T2 तो बना देगा T4, दिस इज कॉल्ड टेट्रा, यानी 2 ठो डाई आयोडोटारोसाइन मिल गया तो हो गया टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसको बोलते हैं T4। तो T2 और T2 के मिलने से T4 बनता है, या T2 T3 प्लस T1 के मिलने से भी T4 बनता है, ऐसा भी होता है। तो ये बन सकता है। तो इसी तरह से हमने बताया कि किस तरह से थायरोक्सिन जो है वो फॉलिकुलर सेल किस तरह से T1, T2, T3 और T4 बनाता है। तो हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 टेक्स प्लेस? एक्चुअली T3 एंड T4 आर थायरोक्सिन एंड T3 इज मोर एक्टिव देन T4। और जब एक्शन में आना पड़ता है तो T4 क्या करता है, एक आयोडीन को लूज कर देता है, और जैसे एक आयोडीन को हटा दिया तो क्या होगा कि T4 T3 में बदल जाता है और T3 का एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तेज होता है। सेकेंड थिंग, सिक्रीशन ऑफ T3 इज कंपेरेटिवली लेस देन द T4। T4 का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, लेकिन T4 इज लेस एक्टिव इन कंपेयर टू T3। तो ये हो गया थायरोक्सिन किस तरह फॉर्मेशन हुआ। इसलिए आयोडीन, थायरोक्सिन के बनने के लिए आयोडीन बहुत मस्ट है। अब मैं पहले बता दूं आपको फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। पहले कौन सा हार्मोन था वो पता चल गया आपको, अब मैं फंक्शन बता दूं। एक्चुअली थायरोक्सिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले क्या है कि यह बॉडी के BMR को मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी अलाइव रहने के लिए जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, सब पर इसका कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करता है। सेकेंड थिंग, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसको जरूर याद रखना है कि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड इट ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हॉर्मोन्स। यानी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए थायराइड हॉर्मोन्स ही गाइड करता है। एंड इट रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड में कीटोन बॉडीज को बनने से यह रोकता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो इतना जो फंक्शन है, सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि थायरोक्सिन करता है। अब है क्या कि इसके ज़्यादा सिक्रेशन और कम सिक्रेशन से भी बोलते हैं कि जो एबनॉर्मल फंक्शन वो डिजीज पैदा करता है। तो क्या होता है एबनॉर्मल फंक्शनिंग, थोड़ा मैं बता दूं कि यदि थायरोक्सिन कम और ज़्यादा हो गया तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि कम और ज़्यादा होने का कारण क्या है, कैसे कम और ज़्यादा हो। तो थायरोक्सिन के सिक्रीशन पर कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। सपोज दिस इज थायराइड ग्लैंड, मैं बता दूं ये है थायराइड ग्लैंड। अब आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन में क्या है T3 एंड T4, ये दोनों है नहीं। और जो आपका पाराफॉलिकुलर सेल है वो निकालता है कैल्सिटोनिन। अभी मैं वहाँ नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हाइपोथैलेमस होता है जिससे वह जुड़ता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इससे निकलता एक हार्मोन, इसको बोलते हैं TRH, थायरोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। ये याद रखना, थायरोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। यह क्या करता है कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट, यह हाइपोथैलेमस से निकलता है और यह पिट्यूटरी
ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना, और इससे निकलवाता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और क्या निकलेगा, T3 एंड T4। यानी कि T3 एंड T4 का जो सिक्रेशन होता है इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन यदि यह ज्यादा निकल गया तो ज्यादा मतलब होता है हाइपर सिक्रेशन। यदि हाइपर हुआ तो यही क्या करता है कि इस पर इनहिबिशन का काम करता है, इसको कंट्रोल कर देता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि टीएसएच बनाने से रोक देता है। या तो वह पिट्यूटरी को यानी इनहिबिट करेगा इसके सिक्रेशन को, यानी तो यह डायरेक्ट क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को भी टीआरएच बनाने में जो है सो ऑब्जेक्शन कर देता है, ताकि यह ज़्यादा थायरोट्रोपिन्स रिलीज नहीं कर सके। यदि यह रिलीज नहीं करेगा तो टीएसएच नहीं निकलेगा, और टीएसएच नहीं निकलेगा तो फिर ये स्टिमुलेट होगा नहीं, तो फिर T3 एंड T4 भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ये मैंने बताया कि किस तरह से ये कंट्रोल होता है। अब मैं बताऊं आपको कि दूसरा जो सेल है, दिस इज सेड टू बी पाराफॉलिकुलर सेल। पहले इसके पहले मैं बता दूं कि यदि थायरोक्सिन का यदि सिक्रीशन हो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, तो यह दो तरह से होता है, हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन, यदि हाइपो सिक्रीशन हुआ, हाइपो मतलब लेस, तो क्या होगा, तो हाइपो सिक्रीशन में क्या होता है, क्योंकि थायरोक्सिन आयोडीन जरूरी है, आयोडीन की कमी हो गई तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड टेक्स प्लेस। अब यदि इसका इनलार्जमेंट होगा, दिस इज सेड टू बी गोइटर, इसको गोइटर, इससे घेगा का बीमारी क्या होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के कम होने से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट द गोइटर टेक्स प्लेस। दूसरा, यदि प्रेग्नेंट लेडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो एक डिजीज होता है, दिस इज सेड टू बी क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ये होता है प्रेग्नेंट लेडीज में। तो क्या होता है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसका ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाता है। क्या ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाएगा, क्रिटिनिज्म का मतलब होता है नेग्लेक्टेड चाइल्ड, मतलब ऐसा बच्चा जो कोई पसंद नहीं करे। तो कौन ऐसा बच्चा होगा, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाता है, दे लॉस द बेबी लॉस द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग हेड। जन्म लेने के बाद वो अपने गला को सीधा नहीं रख पाएगा। एंड पोर्ट बेलीड विथ प्रोट्रूडेड अम्बेलिकस, ये जो पेट का शेप है वो गोल हो जाएगा, राउंड, और बाहर की तरफ निकल आएगा। स्किन बिकम रफ, ड्राई एंड रिंकल्ड, माउथ इज ऑलवेज ओपन, टंग इज लार्जर, सलेवा ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द माउथ, मेंटली डल, एंड सच चाइल्ड मे बी डीफ एंड डम ऑल्सो। तो ऐसे बच्चा को लोग लाइक नहीं करता है, एंड द डिजीज इज सेड विद द क्रिटिनिज्म। और यही यदि हाइपो सिक्रीशन यानी लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, यदि थायरोक्सिन का लेस सिक्रीशन हो गया एडल्ट में, तो एक डिजीज होता है दिस इज सेड विद द मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा, ये मैक्सिडीमा में क्या होता है, एडल्ट भी मेंटली डल हो जाता है, और कभी कभी ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन अपना ही बॉडी का जो एंटीबॉडीज है वो थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देता है, एंड द डिजीज इज सेड विद द हाशीमोटोस डिजीज, उसको बोलते हैं हाशीमोटोस डिजीज। तो हाशीमोटोस डिजीज कुछ नहीं है, यह क्या है कि जहां कम होगा तो अपना ही बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देगा। तो ये हुआ एबनॉर्मल में हाइपो सिक्रीशन। और यदि ज़्यादा सिक्रीशन कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि कैंसर हो गया, और कैंसर होने से उसका साइज इनलार्ज करेगा तो ज़्यादा थायरोक्सिन निकालने लगेगा, या कभी कभी नोड्यूलेटेड हो जाता तो वो भी थायरोक्सिन निकालने, कारण कुछ भी हो, यदि ज़्यादा सिक्रेट हुआ तो वो एबनॉर्मल है ही। और उससे क्या होगा कि एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर, इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज याद रखने का। और दूसरा जो इसका डिजीज होगा इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक, आंख जो है ना वो आई बॉल ऑर्बिट से बाहर निकल आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर।
तो इस तरह से ये हो गया एबनॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ थायरॉक्सिन। अब मैं बात करूं एक और जो इसके अंदर में सेल्स पाया जाता है, दिस इज सेड टू बी द पाराफॉलिकुलर सेल। तो पाराफॉलिकुलर सेल एक्चुअली फाउंड इन द बेस ऑफ द फॉलिकिल, फॉलिकिल के बेस में पाया जाता है पाराफॉलिकुलर सेल, एंड इट सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये सीक्रेट करता है, तो याद रखना है इट सीक्रेट कैल्सिटोनिन। चूंकि यह थायरॉइड ग्लैंड का है इसलिए आप थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं। और इसका एक ही फंक्शन आप याद रखिएगा कि इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, है नहीं, यह ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। यानी कैल्शियम की कमी कभी ब्लड में होना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट बीट में जो रिदम है वो भी बदल सकता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे में। तो कैल्शियम लेवल हमेशा ब्लड में मेंटेन रहना चाहिए। बहुत सारा फंक्शन है कैल्शियम का, ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका फंक्शन आता है। तो कैल्शियम लेवल शुड बी मेंटेन इन द ब्लड ऑलवेज। तो इसको मेंटेन कौन करता है? दैट इज कैल्सिटोनिन। तो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था थायरॉइड ग्लैंड, तो मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। थैंक यू।